नमस्कार, आकाशवाणी से समाचार प्रभात के साथ मैं निखिल कुमार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 830 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। 3 अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को भी झंडी दिखाई। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन आज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए, इनमें 4 महिला माओवादी भी शामिल। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गजा में स्थायी शांति के लिए शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज भारत यात्रा पर। और क्रिकेट में तीसरे एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि पूर्वी भारत की प्रगति विकसित भारत की परिकल्पना के केंद्र बिंदु में है और सरकार इस लक्ष्य की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। वे कल पश्चिम बंगाल में हुगली जिले के सिंगूर में 830 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं के शुभारंभ और शिलान्यास के अवसर पर एक जनसभा को संबोधित कर रहे थे। विकसित भारत के लिए पूर्वी भारत का विकास, इस लक्ष्य के साथ केंद्र सरकार निरंतर काम कर रही है। इसी संकल्प को और अधिक मजबूत करने वाले हैं। पश्चिम बंगाल से देश की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन प्रारंभ हुई है। बंगाल को करीब आधा दर्जन नई अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेनें भी मिली है। श्री मोदी ने कहा कि पश्चिम बंगाल में बुनियादी ढांचे और संपर्क सुविधा को मजबूत करने के लिए सैकड़ों करोड़ रुपए की परियोजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। बालागढ़ में बनने वाला एक्सटेंडेड पोर्ट गेट सिस्टम हुगली और आसपास के इलाकों के लिए नए अवसरों का द्वार खोलेगा। इससे कोलकाता शहर में ट्रैफिक और लॉजिस्टिक का दबाव कम होगा। गंगा जी पर जो जलमार्ग बना है उसके जरिए कार्गो मूवमेंट और बढ़ेगा। ये पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर हुगली को वेयरहाउसिंग और ट्रेडिंग हब बनाने में मदद करेगा। प्रधानमंत्री ने कोलकाता को दिल्ली, बनारस तथा तमिलनाडु से जोड़ने वाली 3 और अमृत भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने बालागढ़ में विस्तारित बंदरगाह द्वार प्रणाली की आधारशिला रखी, जिसमें अंतर्देशीय जल परिवहन टर्मिनल और एक सड़क ओवरब्रिज शामिल है। श्री मोदी ने हुगली नदी के किनारे पर्यावरण के अनुकूल शहरी नदी परिवहन और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कोलकाता में एक अत्याधुनिक इलेक्ट्रिक कैटामरान नौका का भी शुभारंभ किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के चुनाव के लिए आज नामांकन भरे जाएंगे। पार्टी के राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी और सांसद के लक्ष्मण द्वारा जारी चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दोपहर के समय दाखिल किए जा सकते हैं। हमारे संवाददाता ने बताया कि पूरी चुनावी प्रक्रिया नई दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में होगी। निर्वाचन कार्यक्रम के अनुसार नामांकन पत्रों की जांच आज शाम 4 बजे से 5 बजे के बीच की जाएगी। इसके बाद नामांकन वापस लेने की प्रक्रिया शुरू होगी और शाम 6 बजे तक नामांकन वापस लिए जा सकेंगे। इस प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद आवश्यकता पड़ने पर कल मतदान होगा और नए भाजपा अध्यक्ष की आधिकारिक घोषणा की जाएगी। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव पार्टी की राष्ट्रीय और राज्य परिषदों के प्रतिनिधियों से बने निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाता है। वर्तमान में यह पद केंद्रीय मंत्री जगत प्रकाश नड्डा के पास है। श्री नड्डा को जून 2019 में भाजपा का राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया था और बाद में जनवरी 2020 में उन्हें निर्विरोध पार्टी अध्यक्ष चुना गया, जिससे उन्होंने तत्कालीन पार्टी अध्यक्ष अमित शाह का स्थान लिया। सकलैन अख्तर, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में हुई मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए हैं। इनमें 4 महिला माओवादी भी शामिल हैं। इनकी पहचान दिलीप बेदजा, मदवी कोसा, लखी मदगम और राधा के रूप में हुई है। अधिकारियों ने पुष्टि की है कि दिलीप बेदजा लंबे समय से इंद्रावती रिजर्व तथा राष्ट्रीय उद्यान क्षेत्रों में सक्रिय था और हिंसक अभियान चला रहा था। मुठभेड़ में 2 AK-47 राइफल और 6 ग्रेनेड सहित बड़ी मात्रा में हथियार बरामद हुए हैं। उधर जम्मू कश्मीर में कल शाम किश्तवाड़ जिले में आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में सेना के 8 जवान घायल हो गए। आतंकवादियों को पकड़ने के लिए सेना कल दोपहर से ऑपरेशन त्राशी प्रथम चला रही है।
उत्तर प्रदेश विधानसभा लखनऊ में आज से 86वें अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन की शुरुआत होगी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे। इस अवसर पर पीठासीन अधिकारी, सचिव और अन्य विशिष्ट प्रतिनिधि विधायी प्रक्रियाओं, संसदीय परंपराओं, सदन के संचालन, सुशासन तथा वर्तमान विधायी मुद्दों पर चर्चा करेंगे। 3 दिन के सम्मेलन के दौरान पारदर्शी, कुशल और नागरिक केंद्रित विधायी प्रक्रियाओं के लिए प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श किया जाएगा। तेलंगाना मंत्रिमंडल ने हैदराबाद मेट्रो रेल परियोजना के विस्तार में तेजी लाने और पहले चरण की परियोजना को L&T कंपनी से अपने नियंत्रण में लेने की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का निर्णय लिया है। राज्य के इतिहास में पहली बार मंत्रिमंडल की बैठक हैदराबाद के बाहर कल शाम मेडाराम में आयोजित की गई। बैठक में मेट्रो रेल के द्वितीय चरण के लिए 2,787 करोड़ रुपए के भूमि अधिग्रहण प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई। सरकार ने विकसित भारत जी राम जी के संबंध में किए जा रहे भ्रामक दावों का खंडन किया है और काम के अधिकार को छीने जाने के दावे को राजनीतिक रूप से प्रेरित बताया है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि यह अधिनियम प्रत्येक ग्रामीण परिवार को कम से कम 125 दिन का रोजगार सुनिश्चित करता है। सरकार ने बताया कि अधिनियम के अनुसार रोजगार 15 दिन के भीतर उपलब्ध कराया जाना चाहिए, अन्यथा बेरोजगारी भत्ता अनिवार्य है। इसके अलावा अधिनियम में स्पष्ट प्रावधान है कि योजना के अंतर्गत काम करने वाला हर व्यक्ति काम के प्रत्येक दिन के लिए अधिसूचित दर पर मजदूरी प्राप्त करने का हकदार है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल x@AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शांति बोर्ड में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया है। ये बोर्ड गजा में स्थायी शांति लाने की दिशा में काम करेगा। हमारे संवाददाता ने बताया कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस संबंध में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एक पत्र भेजा है, जिसे भारत में अमेरिकी राजदूत सर्जियो गोर ने सोशल मीडिया पर साझा किया। श्री ट्रंप ने कहा कि मध्य पूर्व में शांति को मजबूत करने और साथ ही वैश्विक समाधान के लिए एक साहसिक नए दृष्टिकोण को अपनाने के प्रयास में प्रधानमंत्री को आमंत्रित करना उनके लिए अत्यंत सम्मान की बात है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने गजा पट्टी में इजरायल और हमास के बीच हुए युद्ध विराम समझौते के दूसरे चरण के अंतर्गत इस बोर्ड का अनावरण किया। अक्टूबर में इजरायल और आतंकवादी समूह हमास ट्रंप की शांति योजना पर सहमत हुए थे। वाशिंगटन द्वारा श्री ट्रंप के शांति बोर्ड को गजा और उसके आसपास शांति और स्थिरता लाने के लिए एक नए अंतर्राष्ट्रीय निकाय के रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। श्री मोदी को लिखे अपने पत्र में ट्रंप ने 19 सितंबर को गजा संघर्ष को समाप्त करने की व्यापक योजना की घोषणा के साथ साथ मध्य पूर्व में शांति लाने के लिए अपने 20 सूत्री रोड मैप का भी उल्लेख किया। आशीष अब्राहम की रिपोर्ट के साथ आकाशवाणी कक्ष से मैं समर्थ। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज भारत की आधिकारिक यात्रा पर रहेंगे। इस दौरान वे भारत UAE की व्यापक रणनीतिक साझेदारी को आगे बढ़ाने और पारस्परिक हित के क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान प्रदान करेंगे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नायान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर भारत आ रहे हैं। राष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी तीसरी आधिकारिक यात्रा है। यह यात्रा हाल ही में हुए उच्च स्तरीय आदान प्रदानों पर आधारित है, जिनमें 2024 में अबू धाबी के क्राउन प्रिंस शेख खालिद बिन मोहम्मद बिन जायद अल नायान और 2025 में दुबई के क्राउन प्रिंस तथा संयुक्त अरब अमीरात के उप प्रधानमंत्री शेख हमदान बिन मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम की यात्राएं शामिल हैं। यह यात्रा ऐसे समय में हो रही है जब भारत और संयुक्त अरब अमीरात व्यापार, निवेश, रक्षा तथा ऊर्जा क्षेत्रों में सहयोग बढ़ा रहे हैं। यह व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते जैसे ढांचों द्वारा सहायता प्राप्त मजबूत और बढ़ते आर्थिक संबंधों को दर्शाती है। वार्ता में पश्चिम एशिया में हो रहे घटनाक्रमों सहित पारस्परिक हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। दुबई से विनोद कुमार की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं राजेश कुमार मीणा। पोलैंड के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री राडोस्लाव सिकोरस्की आज नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर से मुलाकात करेंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने बताया कि श्री सिकोरस्की की मुलाकात का उद्देश्य भारत और पोलैंड के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करना है। ईरान के एक अधिकारी ने बताया है कि देश में भड़के विरोध प्रदर्शनों में 500 सुरक्षा कर्मियों सहित 5000 लोग मारे गए हैं। अधिकारी ने इतनी बड़ी संख्या में हुई मौतों के लिए इजरायल और अन्य सशस्त्र समूहों को जिम्मेदार ठहराया है। 28 दिसंबर को ईरान की मुद्रा रियाल के मूल्य में बड़ी गिरावट के बाद तेहरान में प्रदर्शन शुरू हुए, जो तेजी से व्यापक स्तर पर सरकार विरोधी आंदोलन में बदल गए। इस दौरान सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के इस्तीफे की मांग की गई।
सीरिया की सरकार ने कुर्द नेतृत्व वाले सीरिया डेमोक्रेटिक फोर्सेस एसडीएफ के साथ तत्काल राष्ट्रव्यापी संघर्ष विराम की घोषणा की है, जिसके बाद सरकार ने लगभग पूरे देश में नियंत्रण कर लिया है। संघर्ष विराम एक व्यापक 14 सूत्री समझौते का हिस्सा है, जिसके अंतर्गत एसडीएफ को सीरिया की सेना और सरकारी संस्थाओं में एकीकृत किया जाएगा। यह समझौता दमिश्क में अल शारा और सीरिया के लिए अमेरिका के विशेष दूत टॉम बैरक के बीच हुई बैठक के बाद हुआ है। दक्षिण स्पेन में कल 2 तेज रफ्तार रेलगाड़ियों की टक्कर से 21 यात्रियों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। ये घटना आदमुस कस्बे के पास हुई। अधिकारियों ने बताया कि 73 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं और राहत तथा बचाव कार्य जारी हैं। विश्व आर्थिक मंच का 56वां वार्षिक सम्मेलन आज से स्विट्जरलैंड के दावोस में शुरू होगा। इसमें 3000 से अधिक वैश्विक नेता शामिल होंगे। 5 दिन के इस सम्मेलन में 100 से अधिक भारतीय मुख्य कार्यकारी अधिकारी और सरकारी प्रतिनिधि मंडल भाग लेंगे। विश्व आर्थिक मंच में भाग लेने के लिए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आज सुबह ज्यूरिख पहुंचे। उन्होंने मराठी समुदाय द्वारा किए गए सौहार्दपूर्ण स्वागत और उत्साहपूर्ण स्वागत के लिए हार्दिक आभार व्यक्त किया। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू भी इस सम्मेलन में भाग लेने के लिए दावोस यात्रा पर रवाना हो गए हैं। आकाशवाणी का समाचार सेवा प्रभाग आज रात 9:30 बजे फोन इन कार्यक्रम पब्लिक स्पीक में केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त रमेश कृष्णमूर्ति के साथ कर्मचारी नामांकन योजना सभी के लिए सामाजिक सुरक्षा का मार्ग प्रशस्त करना विषय पर परिचर्चा प्रसारित करेगा। इस दौरान श्रोता विशेषज्ञ से सवाल पूछ सकते हैं, जिसके लिए नंबर है 011-233-10481 और 233-14444। व्हाट्सएप नंबर है 9289094044 पर भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। गृहमंत्री अमित शाह ने आज राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री शाह ने कहा कि आपदाओं के दौरान राष्ट्र के भरोसे का स्तंभ एनडीआरएफ ही है। मौसम विभाग ने आज दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में घने कोहरे की स्थिति का अनुमान व्यक्त किया है। उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और सिक्किम में भी ऐसी स्थिति बनी रहेगी। क्रिकेट में न्यूजीलैंड ने कल इंदौर में एक दिवसीय श्रृंखला के तीसरे और अंतिम मुकाबले में भारत को 41 रन से हरा दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए न्यूजीलैंड ने 50 ओवर में 8 विकेट पर 337 रन बनाए। जवाब में भारतीय टीम 296 रन ही बना सकी। न्यूजीलैंड ने श्रृंखला 2-1 से जीत ली है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ है मनोज। धन्यवाद निखिल। अखबारों ने असम और पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को प्रमुखता दी है। नवभारत टाइम्स की सुर्खी है, महाजंगल राज को अब खत्म करना चाहता है बंगाल। दैनिक जागरण ने प्रधानमंत्री के इस बयान को प्रमुखता दी है। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में वोटों के लिए असम की जमीन घुसपैठियों को दी। जनसत्ता, पंजाब केसरी और दैनिक भास्कर की खबर है, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी को गाजा में बोर्ड ऑफ पीस का हिस्सा बनने के लिए आमंत्रित किया। बिजनेस भास्कर के अनुसार पिछले 10 साल में ही भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप इकोसिस्टम। अमर उजाला की खबर है, देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन फरवरी में जींद से सोनीपत के बीच चलाई जा सकती है। राजस्थान पत्रिका ने मिशन 2036 ओलंपिक शीर्षक से लिखा है, विश्व स्तरीय स्पोर्ट्स इकोसिस्टम बनाने की तैयारी शुरू, स्कूल से ही खिलाड़ियों की डिजिटल ट्रैकिंग। देशबंधु ने दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण को प्रमुखता दी है। वहीं दैनिक ट्रिब्यून के शब्द है, हिमाचल से बर्फ नदारद, बढ़ते जलवायु परिवर्तन का संकेत है सूखे पहाड़। हिंदुस्तान ने दिल्ली में विश्व पुस्तक मेले के समापन पर विशेष आलेख में लिखा है, फ्री प्रवेश से बढ़े पुस्तक प्रेमी, भारतीय सैन्य इतिहास रहा आकर्षण का केंद्र। वीर अर्जुन की खबर है, मौनी अमावस्या पर कल प्रयागराज में 3 करोड़ 82 लाख श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल में 830 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव के लिए नामांकन आज। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 6 माओवादी मारे गए। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गजा में स्थायी शांति के लिए शांति बोर्ड में शामिल होने का निमंत्रण दिया। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नहयान आज भारत की यात्रा पर। और क्रिकेट में तीसरे एक दिवसीय मैच में न्यूजीलैंड ने भारत को 41 रन से हराकर श्रृंखला 2-1 से जीती। इसके साथ ही समाचार प्रभात का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।